चलो ओके। स्टार्ट। रेंज ऑफ मसल वर्क वो चीज है जितने डिग्री के अंदर आपकी मसल मूवमेंट लेकर आती है। और मसल को पूरा मूवमेंट लेकर आने के लिए या तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है या स्ट्रेच होना पड़ता है, यानी कि या तो सिकुड़ना पड़ता है या फुलना पड़ता है। ये दो तरीके से आपकी मसल जो है वो मूवमेंट कर सकती है। अब जो फुल मूवमेंट लेकर आती है या फिर पूरा रेंज लेकर आती है उसका क्या होता है फुल रेंज जो होगी, द मसल इज मूविंग द जॉइंट फ्रॉम फुल स्ट्रेच, यानी कि पूरी स्ट्रेच पोजीशन के अंदर जॉइंट से वो बाहर तरफ जाएगी, पूरा खुलेगी और पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर वो वही मसल जो होगी वो पूरा का पूरा सिकुड़ेगी, तो उसको कोसेंट्रिक, और जो बाहर की तरफ जाएगी खुलेगी पूरा इसेंट्रिक। ये मूवमेंट आपकी जॉइंट पे होगा और कंप्लीट रेंज में होगा, तभी वो आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन जो है शो हो सकता है। The full range of movement rarely required in normal day to day activity, और full 100% रेंज ऑफ मोशन जो है वो डेली में नहीं एक्वायर होता। कौन ऐसा होगा जो हर रोज अपना हाथ पूरा 180 डिग्री पे ले जाके फिर ही नीचे लेकर आएगा? जरूरत नहीं पड़ती है। रुटीन मतलब अनटिल और अनलेस कोई स्पोर्ट्समैन हो या ऐसा एक्सरसाइज करने वाला बंदा हो, नॉर्मल अगर हम लोग जो कुछ ही नहीं करते हैं, करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, तो क्या होता है हम लोगों का पूरा हाथ कभी 90 डिग्री 180 डिग्री तक, कल अगर मैंने आप लोगों को क्लास में करने के लिए बताया था तो खोला था, वरना नहीं खुलता। जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो डेली रूटीन में तो कोई भी नहीं करता है ये चीजें। फुल रेंज एक्सरसाइज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय पेशेंट टू मेंटेन द फुल रेंज ऑफ मोशन। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आपको अपनी हाथ में पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए तो आपको उसको डेली प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हर पेशेंट को अपनी अगर फुल रेंज एक्वायर करनी है तो उसके लिए उसको काम भी करना चाहिए ताकि उसकी फुल रेंज आ सके। उसके बाद में आता है आपके पास में इनर रेंज। द मसल मूव द जॉइंट फ्रॉम द मीडियम कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन टू द फुल कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन कोसेंट्रिकली, और फ्रॉम मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन टू फुल स्ट्रेच्ड पोजिशन इसेंट्रिकली। यहाँ पर इनर रेंज क्या चीज है? जैसे हमारा हाथ सेमी फ्लेक्शन में पड़ा था, फुल फ्लेक्शन में गया। सेमी फ्लेक्शन में था और फुल फ्लेक्शन में गया, तो वो आधा तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड था, बचा हुआ आधा जब हम फुल रेंज में लेकर गए तब हो गया। ऐसे ही जब हमारा इसेंट्रिकली हाथ खुलता है तो आधा अब सेमी की कंडीशन में था, बाकी का पूरा ऐसे खोल दिया मैंने। तो जब खुलने की प्रोसेस आती है वो इसेंट्रिक आती है, बंद होने की प्रोसेस आती है वो कोसेंट्रिक आती है। ये चीज आपकी इनर रेंज सेट करती है। इनर रेंज में आप अगर सेमी कंडीशन में भी होंगे तब भी वो आपकी रेंज को पूरा करके देगी। Extreme inner range movements are difficult to perform and it require the more number of motor unit contraction. एक्सट्रीम इनर रेंज मूवमेंट्स जो है वो डिफिकल्ट होती है परफॉर्म करने के लिए, और इसको आपको परफॉर्म करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टिफ महसूस करते हैं, जो लोगों को ये लगे कि भाई मेरा हाथ पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर मेरे हाथ में, जस्ट अ मिनट, सॉरी। चलो ठीक है, वीडियो ऑन है, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो ये तो आपका इनर रेंज है। और इनर रेंज जैसे हम लोग सोचे कि अगर मान लो आपका हाथ जो है वो फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा या फुल्ली फ्लेक्स हो नहीं पा रहा। अब फुल फ्लेक्शन नहीं आ पा रहा मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे आपके पास में फर्दर फ्यूचर में पेशेंट्स आएंगे, वो ये बोलेंगे कि मैडम मेरा हाथ तो इतनी ही दूर तक ऊपर उठता है, इससे आगे नहीं जाता। अब इससे आगे नहीं जाता मतलब इससे ऊपर नहीं उठ रहा है। अब आपको तो इस चीज का पता होगा कि ये पूरा हाथ इसका 180 डिग्री तक जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, मतलब 90 डिग्री कम हो रहा है, 90 डिग्री उसने करके दिखा दिया। अब 90 डिग्री उसने करके दिखा दिया तो बाकी का बचा हुआ 90 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है? इन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आई ऐसी कि वो काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, इसके बारे में हमें काम करना पड़ेगा। इसके बारे में जब हम काम करेंगे तो हम लोग, ओके, ये जो लैग कर रहा है इस मसल के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मसल इतना काम नहीं कर पा रही है, या ये मसल वीक है, या ये मसल बहुत ज्यादा टाइट है, या ये मसल जो है वो वास्टिंग हो चुकी है इस मसल। डोंट टेक ओवर माय प्रेजेंटेशन प्लीज।
ये तो बात की फुल रेंज की और इनर रेंज की। अब बात आती है मिडल रेंज की और आउटर की। मसल मूव्स द जॉइंट बिटवीन द मिनिमल रेंज टू द मीडियम रेंज। अब मसल का क्या काम है? मसल मूव करती है जॉइंट के साथ में बिटवीन द मिनिमम रेंज और मीडियम रेंज, यानी कि अगर एक जॉइंट है उसका टोटल है 180 डिग्री, लेकिन वो 90 डिग्री उसका मीडियम मिडल रेंज है, और उसके बाद में वो मीडियम तक जा सकती है, मतलब 120 तक जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेवलिंग पाथ होगा उसका, वो आपका मिडल रेंज कहलाएगा। देर इज नो फुल्ली स्ट्रेच्ड और फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सीन। यहाँ पे कोई भी मसल ना तो फुल्ली स्ट्रेच होगी ना फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि काम तो उसने आधा ही करना है। दिस इज द रेंज विच वी यूज मोर इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड इन दिस रेंज द मसल हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यही काम हम करते हैं, हमारा आधा हाथ ऐसे उठा होगा और उतने से ही हम ऐसे ऐसे ही काम करके काम कर लेंगे, क्योंकि पूरा हमारे को हाथ खोलने का घर के काम के अंदर देखा जाए तो हमें ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम पूरा काम करें। जब दिवाली की सफाई आती है वो अलग बात होती है, अब तो हमें मतलब ओवर रेंज भी जाना पड़ जाता है घर पे छतों पे ऊपर तक अगर सफाई करनी हो। लेकिन अगर डेली लाइफ में देखें तो हम लोग सबसे ज्यादा इसी रेंज के अंदर रहते हैं कि ना तो हम टोटल ऐसे जीरो की मूवमेंट लेके बैठे रहते हैं घर में कि हमने तो हाथ खोलना ही नहीं है। नहीं, आधा तो खुला ही रहता है। अभी भी जैसे अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा हाथ आधा तो खुला ही है, पूरा तो मैं खोल के नहीं रखती हूँ, लेकिन आधा तो मैं खोल के ही रखती हूँ। अब जीरो चिपका के तो बैठने की मुझे भी आदत नहीं है, पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा तो मैंने खुला रखा, और उसके बाद में जब मुझे कुछ करना हुआ तो मैंने ऐसे इतना करके फिर रख दिया, क्योंकि मुझे इतने की जरूरत थी। ये रेंज जो है वो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज हो जाती है, क्योंकि मीडियम और मिनिमम से लेके बीच का जो डिस्टेंस है इतना ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक्सरसाइज इन दिस रेंज इंक्रीजेस द मसल पावर, स्ट्रेंथ एंड टोन। और अगर हम इस रेंज के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, इस रेंज पे करने से हमें क्या फायदा मिलता है? मसल पावर हमारी इंक्रीज होती है, हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और मसल की टोनिसिटी अच्छी होती है, टोन बढ़िया बन जाती है। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट आता है आउटर रेंज। द मसल मूव टू द जॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेच्ड पोजीशन टू द मिनिमल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन कोसेंट्रिकली, और फ्रॉम फुल कॉन्ट्रैक्टेड टू द मीडियम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। ये चीज क्या है? इसमें अगर आपको देखोगे तो फुल स्ट्रेच्ड पोजीशन आ रही है, जॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेच्ड पोजीशन टू द मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि पूरा तो वो खुला था, फिर जो सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था उतनी पोजीशन के अंदर कोसेंट्रिकली, फ्रॉम फुल कॉन्ट्रैक्टेड, और या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्टेड था और फिर मीडियम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन तक जाना है। मतलब कि जैसे पहले मेरा हाथ पूरा खुला था, उसके बाद में मेरा हाथ मीडियम तक आ गया और इतना छूट गया, उसके बाद में यहाँ तक वो पूरा आधा ही कॉन्ट्रैक्टेड था और वहां से इतनी दूर तक गया कि मीडियम कॉन्ट्रैक्टेड हुआ, पूरा नहीं खोला मैंने, उतना ही रखा उसको। तो ये जो अगर काम हुआ, ये काम कहाँ से हुआ? ये आउटर रेंज से हुआ। एंड आउटर रेंज मूवमेंट ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट टू परफॉर्म, और ये परफॉर्मेंस जो है ये भी बहुत डिफिकल्ट रहती है परफॉर्म करने के लिए। while performing the outer range movement, the angle of pull will be adverse and some of the energy is used for the compression of the articular surface। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो एंगल होगा वो एडवर्स हो जाता है हमारी रिएक्शन के लिए। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा आर्टिकुलेटिंग सरफेस, यानी जो चिपकने वाले सरफेस है, जहाँ पे बोन हमारी आके मसल हमारी आके चिपकती है, वहां पे सबसे ज्यादा हमें जोर लगाना पड़ता है। एंड द ग्रेविटी ऑल्सो रेजिस्ट द मूवमेंट, और इसमें ग्रेविटी प्लेन भी होता है, तो ये ग्रेविटी मूवमेंट होने नहीं देती है, सो दैट आउटर रेंज मूवमेंट विल बी डिफिकल्ट फॉर परफॉर्म। ये इसलिए परेशान होते हैं। अब आप इस फिगर पे आ जाओ। इस फिगर में आपको दिखा रखा है हैमस्ट्रिंग इसेंट्रिक एंड कोसेंट्रिक वर्क। हैमस्ट्रिंग का क्या फंक्शन है? हैमस्ट्रिंग पढ़ी है आप लोगों ने किसी ने? मैम आपने बताई थी ना। हाँ, पैरों की मसल, पैरों में देखोगे, अब जब आप लोग स्टार्ट करोगे तब आपको सबसे पहले हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और ये चीजें दिखाई जाएगी। तो हिप पर जो फ्लेक्शन होता है वो काम करते हैं। अब हैमस्ट्रिंग जो है, इसेंट्रिक मसल वर्क दिखाने के लिए आपको एक दिखाया गया है कि ये मीडियम कॉन्ट्रैक्शन है, फिर यहाँ तक अगर आता है तो फिर वो, ये मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ तक आता है तो मीडियम कॉन्ट्रैक्शन बना, और यहाँ तक अगर आएगा तो फुल कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। अब अगर आपको अलग अलग फंक्शन करके देखना था तो आप लोगों ने देखा कि पहले तो फुल रेंज के लिए आपने देखा इनर आपका आधा जाएगा, मिडल आपका बीच का रहेगा, आउटर आपका बाहर का रहेगा। फिर आपने देखा हैमस्ट्रिंग कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स रेंज ऑफ मसल वर्क।
पहले हमने इसेंट्रिक देखा था, तब हमारा हाथ खुल रहा था, ये देखो आप इतना 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 खुला। फिर उसके बाद में आपने देखा कि आपका हाथ बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आपने देखा कि वो चीजें जुड़ने लगी है, जुड़ने लगी है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन और कोसेंट्रिक होने लगा, मतलब अंदर की तरफ घूमने लगा है। अंदर की तरफ घूमने लगा तो फुल कॉन्ट्रैक्शन फिर आएगा, मीडियम कॉन्ट्रैक्शन और मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन, ये तीनों अलग अलग फेज के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी मसल जो है वो अपना काम करती है। और इन नॉर्मल एक्शन, मसल एक्शन अगर हम देखें कि मसल एक्ट कैसे कर रही है, तो इन नॉर्मल एक्शन अ सिंगल मसल कैन नॉट प्रोड्यूस द इफेक्टिव मूवमेंट। एक मसल कोई मूवमेंट कर सकती है, अब आपको बोला जाए कि ये आपको एल्बो फ्लेक्स करनी है, एक ही मसल काम में आएगी क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ मसल काम करती है, एक मसल थोड़ी ना कोई काम कर पाएगी। एक मसल तो सिर्फ मतलब जरूरी है वो उस काम के लिए, वो मेजर काम कर रही है, लेकिन उसको एक्सेसरीज मसल की जरूरत पड़ती है ताकि साथ वाली मसल भी उसके साथ जुड़ के काम करे। डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द मसल देयर आर, यहाँ पे उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली उनको आगे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपको एगोनिस्ट मिलते हैं, एंटागोनिस्ट मिलते हैं, सिनर्जिस्ट मिलते हैं और फिक्सेटर मिलते हैं। कल की जो हम लोगों ने वो देखा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो देखी थी, उसके अंदर हमने ये तीनों चारों चीजें देख ली थी। आज हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में एगोनिस्ट। दीज आर चीफ मसल विच प्रोड्यूस द इफेक्टिव मूवमेंट। ये वो मसल है जो सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए काम में आती है। जैसे आप लोग जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे एनाटॉमी, वहां पे आपको बताया जाएगा कि रिस्ट फ्लेक्शन किससे हो रहा है या फिर एल्बो फ्लेक्शन किससे हो रहा है। अब किससे हो रहा है तो वो आपको मसल का नाम बताएंगे कि एल्बो फ्लेक्शन इससे हो रहा है, तो वो मेजर मसल का नाम बताएंगे। फिर अगर कोई पूछ लेगा कि अच्छा ये तो मेजर मसल हुई है, एक्सेसरीज मसल भी बता दो जो साथ में इसके काम करती है, तो आपको उनके नाम भी बताने पड़ेंगे। इस तरीके से जो मेन मसल जो काम करने वाली है वो क्या कहलाती है? एगोनिस्ट, यानी कि जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जिसको करने, जिसके हिलने से ही वो मूवमेंट आना शुरू होगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दीज ग्रुप ऑफ मसल आर कॉल्ड एज प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब जैसे आप लोग प्राइम मेंबरशिप लेते हैं ना, जो सबसे पहले वो ही देखेगा। जैसे हॉटस्टार में प्राइम मेंबरशिप मिलती है, तो उसमें क्या फायदा आता है? यही आता है कि जो सबसे पहले ज्वाइन किए, जो सबसे पहले वो मूवी अपलोड करेंगे वो प्राइम वाले देख पाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे मसल्स में है, जो प्राइम मूवर्स होंगे अगर वो नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगी, तो वो मूवमेंट को स्टार्ट कर पाते हैं। फिर उसके पास वाली जो मसल्स होती है वो उसको पूरा करने में हेल्प करती है, लेकिन स्टार्ट करवाने का काम तो प्राइम मूवर्स ने ही किया था। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एल्बो फ्लेक्शन बाइसेप एंड ब्रेकियालिस आर हेल्पफुल, बट द ब्रेकियालिस हैज इट्स मेजर पार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट। सबसे मेजर काम अगर एल्बो को आपको इसको फ्लेक्स करना है तो सबसे मेजर काम कौन करेगा? ब्रेकियालिस करेगा। अब ब्रेकियालिस तो काम कर रहा है, लेकिन हेल्प कौन करेगा? ये यहाँ वाले बाइसेप्स और ब्रेकियालिस, ये दोनों काम करके ही आपका जो एल्बो है वो फ्लेक्शन में लेके आ पाएंगे। बट ब्रेकियालिस जो है वो मेजर काम कर रही है, सबसे बड़ा काम ब्रेकियालिस का है। अगर ब्रेकियालिस वो काम नहीं करेगी तो अकेली बाइसेप वो काम नहीं कर पाएगी। सो ब्रेकियालिस इज कॉल्ड एज अ प्राइम मूवर और एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब जो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है या इनिशिएट करवाता है जो मूवमेंट आपको करवानी है। देन आपके पास में आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जस्ट इसका ऑपोजिट। दीज आर द मसल विच एक्टिंग अगेंस्ट द एगोनिस्ट। ये वो मसल है जो उसके ऑपोजिट काम कर रही है। मतलब जैसे ऊपर की तरफ अगर आपके पास पे आ गया ब्रेकियालिस, तो नीचे की तरफ जो मसल्स होगी वो टोटल उसका उल्टा काम कर रही होंगी। जैसे कि आपका बाइसेप के नीचे ट्राइसेप, ट्राइसेप एक्ट एज द एंटागोनिस्ट टू द ब्रेकियालिस व्हाइल फ्लेक्सिंग द एल्बो। जैसे ही हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, बाइसेप तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे वाला ट्राइसेप उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो उसका उल्टा काम कर रहा है। और उल्टा काम ऐसा नहीं है कि वो उसको मूवमेंट नहीं करने दे रहे, वो मूवमेंट उसको करने दे रहे हैं। लेकिन जैसे अगर एक काम हम कर रहे हैं, हम फुल रेंज में उसको कर पा रहे हैं, लेकिन वही काम अगर हमारे को नीचे एंटागोनिस्ट मिल जाएंगे ना, तो हम उसको उस रेंज में ले जाके वहां पे रख सकते हैं। वरना वो क्या होगा, वापस से खुल जाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर खुल जाएगा। लेकिन वो उसको होल्ड करके कौन रखेगा? एंटागोनिस्ट। If the agonist contract, the antagonist goes for relaxation by neurological reflex। जैसे ही एगोनिस्ट यानी कि जो प्राइम मूवर्स है वो अपना काम करेंगे, तो जो नहीं करने वाले हैं वो रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। एंड सेम मैकेनिज्म इज यूज्ड इन पीएनएफ टेक्निक टू रिड्यूस द स्पाज्म और स्पास्टिसिटी। पीएनएफ यानी कि
प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोवेस्कुलर फैसिकुलेशन। यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज के अंदर सेकेंड ईयर में आपको एक एक्सरसाइज की पैटर्न सिखाई जाती है, पीएनएफ पैटर्न। वो पीएनएफ पैटर्न हम तब यूज करते हैं जब मसल को हमें रीट्रेन करना होता है कि अगर वो अपना फंक्शन भूल गई है। तो वहां पर जब हम उसकी पीएनएफ पैटर्न से एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि मसल के अंदर किसी भी टाइप का स्पाज्म रहे या कोई स्पास्टिसिटी आए। इन दोनों चीजों को रोकने के लिए और अच्छे से उसकी मूवमेंट करवाने के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज करते हैं। ये पैटर्न आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा सीखने को। तो एगोनिस्ट क्या है? प्राइम मूवर है जो मूवमेंट को करवा रहे हैं। एंटागोनिस्ट क्या है? ये ऑपोजिट ऑफ एगोनिस्ट है, यानी कि जो एगोनिस्ट काम करवा रहे हैं ये उसका उल्टा काम करवाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये हो गया आपका एगोनिस्ट, दूसरा हो गया एंटागोनिस्ट। अब आपके पास में आता है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट मतलब जो इसके साथ में है। द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन अस द मसल एक्टिंग विद द अदर मसल, मतलब एक मसल के साथ में दूसरी मसल का काम करने वाला सिनर्जिस्ट कहलाएगा। एंड द सिनर्जिस्ट आर द एक्टिंग विद एगोनिस्ट एंड मेकिंग स्ट्रॉन्गर द एक्शन। इनका काम क्या है? ये एगोनिस्ट के साथ में काम करेंगे और उस एक्शन को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। जैसे हमने देखा था कि ब्रेकियलिस था वो प्राइम मूवर था, लेकिन हमारा जो बाइसेप था वो साथ में काम करने वाली मसल थी। तो यहाँ पर अगर हम एल्बो फ्लेक्शन करेंगे तो बाइसेप क्या बन जाएगा? सिनर्जिस्ट बन जाएगा। कि बाइसेप एक्ट एज अ सिनर्जिस्ट टू ब्रेकियलिस। अगर आप कौन सा मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं? एल्बो फ्लेक्शन। लास्ट आता है आपके पास में फिक्सेटर। फिक्सेटर आर द मसल विच फिक्सेस द अटैचमेंट ऑफ द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट। जिस जगह पर ये सारी जो मसल्स हैं जो काम कर रही हैं, या तो वो एगोनिस्ट होंगी या एंटागोनिस्ट होंगी या वो सिनर्जिस्ट होंगी, वो कहाँ पर फिक्स होती हैं, कौन से पॉइंट पर फिक्स होती हैं, वो जगह क्या है? फिक्सेटर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, the muscle attached with the shoulder girdle to the trunk act as a fixator for the deltoid action। डेल्टोइड को अगर कोई मूवमेंट करनी है, डेल्टोइड मसल हमारे हाथ में होगी, उसके 3 फाइबर अलग अलग जाते हैं। अगर उसको कोई मूवमेंट करनी है तो उसकी मूवमेंट के वो मूवमेंट शोल्डर पर आएगी। अब शोल्डर पर मूवमेंट आ रही तो शोल्डर की बाकी मसल्स भी तो कुछ करेंगी। हमारी पीठ की जो मसल्स हैं उन सब में कई मसल ऐसी होंगी जो शोल्डर से शुरू होकर नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी तक जाती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मसल्स भी आएंगी आप लोग जब देखोगे। तो पीठ की जो मसल्स है वो लोग फिक्स रहती हैं, तभी तो शोल्डर फिक्स रहा। अब शोल्डर फिक्स रहेगा तभी तो उसके ऊपर डेल्टोइड अपना काम कर पाएगी। इसलिए फिक्सेटर कौन हुए? डेल्टोइड तो इस हाथ में यहाँ कहीं आ गई, यहाँ कहीं अगर डेल्टोइड आ गई तो इसने तो ऐसे ऐसे काम कर लेने हैं, लेकिन शोल्डर को कौन फिक्स करके रखेगा? स्कैपुला को कौन फिक्स करके रखेगा? जो पीछे हमारी पीठ की मेजर मसल है वही फिक्स करके रखेंगी। तो वो उसके आ गई फिक्सेटर। Fixator are not only fixing the bony component while movement of agonist, antagonist or synergist, and also have the dynamic properties। अब इनका सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि ये सिर्फ उस बोन और जॉइंट को पकड़ के रखे और उसको हिलने नहीं दे मूवमेंट के दौरान, इनका और भी काम है। It is not only having the isometric contraction but also has isotonic altering pattern of movement। अगर हम लोग जैसे शोल्डर पे काम किया तो पीछे वाली मसल कुछ काम नहीं कर रही तो उनमें सिर्फ एक माइनर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, आइसोमेट्रिक उनके ऊपर परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ पर करवाना तो यहाँ पे आइसोटोनिक भी हो सकती है और आइसोकाइनेटिक भी हो सकती है। ये जो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये सारी मसल जो है, ये हम मसल का वर्क जो है आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर के फर्दर में देखेंगे कि कैसे आपका आइसोटोनिक बनता है, कैसे आपका आइसोमेट्रिक बनता है और कैसे आपका आइसोकाइनेटिक बनता है। It is not only having the isometric contraction but also the isotonic and altering pattern. Fixator work is very much nearly 75% needed in daily activities. For example, threading in the needle और throwing the ball। चाहे आपको बॉल फेंकना है, चाहे आपको छोटा छोटा निडल के अंदर धागा डालना है, इनमें से अगर कोई भी काम आपको करना रहता है तो अगर आपको क्या मिलेगा, आपको यही पता चला जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने जो शोल्डर के फिक्सेटर जो काम कर रहे थे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे आपने बॉल को ऐसे फेंका तो आपको लगेगा कि इधर इधर ही मूवमेंट हुई है, पीछे नहीं हुई। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने आप को पीछे की तरफ एहसास करेंगे, अपने को पार की नजरों से देखोगे, तो आपको फील होगा कि पीछे भी कोई मूवमेंट हुई है।
अब पीछे जो मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट उस बॉल को फेंकने के लिए नहीं, वो उस जॉइंट को स्टेबल करने के लिए हुई है। कौन सा जॉइंट? क्योंकि मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे हो रही है तो शोल्डर जॉइंट को अपनी जगह पर अटैच करके रखने के लिए हुई है। जैसे अगर आपको बॉल किक करते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में आपने बॉल को किक करना है। अब बॉल को किक करना है तो आप मारोगे तो उसको बॉल पैर से ही, ज्यादा से ज्यादा आपका घुटना इन्वॉल्व होगा, हिप इन्वॉल्व होगा और जो एंकल है वो इन्वॉल्व होगा, लेकिन आपको पीछे कमर तक भी पता चलेगा कि यहाँ पर कोई मूवमेंट हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके फिक्सेटर मसल है जो पेल्विक जॉइंट को अपनी जगह पर जचा के रखना चाहते हैं। वो अपनी जगह पे जचा के रखेंगे तभी तो आप ये मूवमेंट कर पाओगे। तो इससे आपकी ये मूवमेंट होगी, तो वो बोलते हैं आपको फिक्सेटर। आज हम लोगों ने मसल का वर्क पढ़ा कि मसल कैसे काम कर रही थी, कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक, सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद में आपने आउटर रेंज, इनर रेंज, मिडल रेंज, ये सारी चीजें पढ़ी। और लास्ट में आपने क्या पढ़ा है कि आपकी जो मसल है वो कितने उसमें काम करती है, किस किस फंक्शन में काम करती है, जिसमें आपने देखा एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। ये सारी चीजें आप लोग दोबारा देख लेना। अगर तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कल हम लोग इसके आगे काइनेटिक चेन में जाएंगे, जो एक नई चीज स्टार्ट हो जाएगी। इसका पीछे वालों से लेना देना थोड़ा कम रहेगा। ठीक है? इसमें कोई ओके मैम। परेशानी, कोई डाउट है?